हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी में लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। ये हमारा दूसरा यूनिट होगा। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है, उसके बाद ये उसका सेकंड यूनिट का पार्ट है। एलएसएम का मतलब क्या हुआ कि लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में मैं सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका पूरा जो फीचर्स होंगे मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको बताऊँगा। एलएसएम क्या है कि ये मोस्ट रिसेंट मेथड है डिज़ाइन करने का आरसीसी स्ट्रक्चर का। आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए मोस्ट रिसेंट मेथड का जो यूज किया जाता है उसको हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन विच ए स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कोलैप्स और अनसर्विसेबल व्हेन स्ट्रक्चर एक्सीड परमिसिबल लिमिट। स्ट्रक्चर जो है अपने परमिसिबल लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो क्या वो सर्विसिबल होगा या कोलैप्स हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम एलएसएम से जो डिज़ाइन करते हैं तो ये चेक हो सकता है हमारा। ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होता है, मतलब कि दो तरह से इसको हम लोग डिज़ाइन कर पाते हैं। पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। जैसा कि हम नाम से ही परिचित है ये कि कोलैप्स होगा। स्ट्रक्चर जो कोलैप्स है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, इसमें हम लोग चेक करते हैं सेफ्टी के लिए। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या चेक करते हैं? सेफ्टी के लिए कि स्ट्रक्चर हमारा सेफ है कि नहीं है। और सेफ्टी जब चेक करेंगे तो क्या क्या चेक करना होगा हमें? फ्लेक्चर, शियर, टोर्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमें सेफ्टी के अगेंस्ट में चेक करना होता है। फ्लेक्चर का मतलब हुआ जहाँ पर हमें बेंडिंग देखने को मिले। वो बेंडिंग देखने को कहाँ मिल सकता है? तो डिजाइन ऑफ बीम में बेंडिंग आता है, स्लैब में आ सकता है, फुटिंग में आ सकता है। ठीक है। जहाँ भी बेंडिंग में दिखने को मिलता है मतलब उसका डिजाइन हम लोग फ्लेक्चर में करते हैं। जब मैं इसका एजम्पशन बताऊंगा तो वहाँ पर मैं फ्लेक्चर कंडीशन का जिक्र भी जरूर करूँगा वहाँ पर। ठीक है। जब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो मतलब इसकी लॉन्ग लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कितना दिन तक ये टिक सकता है, कितने दिन तक अपना सर्विस ये दे सकता है। तो उसमें हम लोग क्या चेक लगाते हैं? उसमें चेक लगाते हैं कि डिफ्लेक्शन का। उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, क्रैकिंग आ रहा है कि नहीं, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। ये सभी से हम लोग चेक लगा करके ये श्योर होते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कितने दिन तक आगे में टिक सकता है, इसकी लाइफ कितनी है। लिमिट स्टेट के लिए, लिमिट स्टेट में हम लोग दो मेथड से यूज करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में कि लिमिट स्टेट से हम डिज़ाइन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा कितना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगा कितना, किसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो देखिए दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में और दूसरा चीज़ डिस्कस करेंगे डिज़ाइन लोड के बारे में। ठीक है। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमेशा अप्लाई होता है मटेरियल पे, हमेशा अप्लाई होगा मटेरियल पे। जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कंक्रीट में हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेटल का क्या यूज होगा? एक तो कंक्रीट खुद होगा, दूसरे में सेकेंड में स्टील यूज होता है। ठीक है। तो कंक्रीट और स्टील ये दो हमारे पास क्या आ गए? मटेरियल आ गए। तो इस पर कंक्रीट पर या स्टील पर हमारा कितना डिज़ाइन स्ट्रेंथ यूज होगा उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए कंक्रीट का अपना जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? उसको हम लोग डिनोट करते हैं FCK से। तो क्या हम कंक्रीट में पूरा स्ट्रेंथ हम लोग यूज करते हैं? नहीं, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। मैं इसका जब एलएसएम का एजम्पशन बताऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे यूज किया जाता है। तो ये जो FCK होता है ये प्योर कंप्रेशन में हमारा वैल्यू आता है। जैसे M20 आता है तो M20 में 20 यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो कंक्रीट जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस समय इसकी वैल्यू हम 20 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन होता है बीम का, स्लैब का, तो ये प्योर कंप्रेशन में नहीं होता है। ठीक है। तो उसलिए हम इसकी कुछ वैल्यू को कम करके यूज करना पड़ेगा। कितना से कम करेंगे? वो वैल्यू आता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जितना कम कर सकते हैं। तो वो कम कितना होगा? डिज़ाइन स्ट्रेंथ। देखिए इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देने पर जो वैल्यू हमें मिलता है वो कहलाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, वो उसको हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें फाइंड होता है, जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है उसको कहा जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब यहाँ इस केस में डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होगा कंक्रीट में 0.45 FCK होगा। क्लियर है? 0.45 FCK होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ बनाया हुआ है कि M20 की अगर बात करें, M20 कंक्रीट के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना होगा? तो यहाँ के लिए देखिए 20 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जरूर है। ठीक है। लेकिन जब डिज़ाइन कर रहे होंगे कंक्रीट का डिजाइनिंग में तो वहाँ पर जो हम लोग वैल्यू यूज करेंगे वो होगा 0.45% ही, मतलब 45% ही टोटल का यूज कर पाएंगे, यानी कि 9 न्यूटन पर mm² होगा, ना कि 20 यूज होगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ किसके लिए, तो कंक्रीट के लिए। सेकंड आता है हमारा स्टील के लिए। स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हम लोग कम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लैब में होता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन और वेदर इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, जिसके वजह से क्वालिटी कंट्रोल पर इसका कमांड ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमें कम यूज करना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग 1.5 यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 1.5 ना लेकर के 1.15 यूज करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए कंक्रीट के केस में 1.5 था, इस केस में हमारा 1.15 है, किस में, स्टील के केस में। तो यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगा ये FY डिवाइडेड बाई 1.15, यानी कि टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.87 FY ही होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो FE 415 के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें कितना होगा, 361 होगा, ना कि 415 होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ किस पर एप्लीकेबल हुआ, जो कि मटेरियल यूज करना है। मटेरियल कौन सा यूज होगा RCC स्ट्रक्चर में, एक तो कंक्रीट खुद यूज होगा और दूसरा स्टील यूज होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ कुछ हमने लाइन से लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ बट यील्ड स्ट्रेस इज टेकन फॉर स्टील। ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए, हाँ यही चीज़ है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील को हम लोग कम यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल पर कमांड ज़्यादा होता है। लैब में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, कंक्रीट को हम लोग साइट पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वेदर इफेक्ट और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से यहाँ पर हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम लेकर के चलना पड़ता है स्टील के केस में। ठीक है। अब देखिए डिजाइन लोड की बात करते हैं। डिजाइन लोड जो होता है ये अप्लाई होगा हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है RCC का, उस पर लोड कहाँ अप्लाई हो रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, जो भी स्ट्रक्चर में इससे पार्ट्स हैं उसका, उस पर हमारा अप्लाई होगा कौन सा, डिजाइन लोड। डिजाइन लोड मतलब कैसा लोड हम लोग कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में कौन कौन तरह का लोड होता है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, टोटल 5 तरह के लोड उस पर अप्लाई होते हैं। तो इसी लोड को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे ये चीज़ बताता है हमारा डिजाइन लोड। अप्लाई कहाँ होगा, तो स्ट्रक्चर पर अप्लाई होगा। ठीक है। सपोज हमको कोई स्लैब बनाना है, तो स्लैब पर हमारा कौन कौन लोड आएगा, उसका खुद का डेड लोड, मतलब उसका सेल्फ वेट स्लैब का, जो उस पर लोग रहने वाले या जो कुछ भी जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया, तो कुछ मूविंग वेट्स होंगे, मूविंग लोड्स होगा तो उसको लाइव लोड कहा जाता है। ठीक है। अगर विंड का इफेक्ट आ रहा है तो विंड लोड, स्नो का इफेक्ट आ रहा है तो स्नो लोड, अर्थक्वेक का इफेक्ट आ रहा है तो अर्थक्वेक लोड वहाँ पर कंसिडर करना है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिवाइड करना था पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को मल्टीप्लाई करना है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डैट वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीन एक्सीडेड। देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड का मतलब क्या हुआ कि वह लोड जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि 95% से ज़्यादा वो वैल्यू एक्सीड नहीं करता हो। अभी नहीं समझ में होगा, देखिए एक टेबल से समझते हैं इसको। ये देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अगर हमारे पास किसी स्ट्रक्चर में कॉम्बिनेशन है डेड लोड का, लाइव लोड का, उस पर विंड का इफेक्ट नहीं आ रहा है, अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं आ रहा है, स्नो का इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में हमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पहले डिजाइन करना है, उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। कोलैप्स कौन सा बताता है हमारा, कोलैप्स के लिए हमने बताया था कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो बात करेंगे, ये बात करेंगे सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो हम पहले सेफ्टी में चेक लगा लेते हैं, उसके बाद फिर चेक लगाएंगे लॉन्ग लाइफ के लिए। तो उस केस में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमारा कुछ यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टर होते हैं। ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो कॉम्बिनेशन है, डेड लोड का, लाइव लोड का, मतलब स्ट्रक्चर पे कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, विंड का, स्नो लोड का, अर्थक्वेक का। तो उस केस में क्या करेंगे, हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डेड लोड में एंड 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइव लोड में। जो वैल्यू हमारे पास आएगा उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है। देखिए फिर उस स्ट्रक्चर पे, उसी सेम स्ट्रक्चर पे अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि डेड लोड भी रख रहे हैं, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से कोई एक रख रहे हैं, लाइव लोड को वहाँ पर हम नहीं रख रहे हैं, लाइव लोड वहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से ही लिए, तो इसके लिए भी हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 1.5 से। इसके वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तीसरा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर डेड लोड को भी है, लाइव लोड को भी, और इन दोनों में से कोई एक लोड भी है। देखिए जहाँ भी अर्थक्वेक लोड या विंड लोड आता है तो दोनों में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वो स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो इस केस में
हम लोग तीनों के साथ में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो वैल्यू मिला उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलता है, वही हमारा हो जाता है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, हमने इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि डिजाइन विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड नेवर एक्ट ऑन ए स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली, मतलब किसी स्ट्रक्चर पे विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करते किसी भी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसलिए दोनों में से एक किसी एक को कंसीडर करेंगे। अब किसको कंसीडर करेंगे? तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, 0.9 इज टेकन फॉर डेड लोड व्हेन इट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है, तो 0.9 हम लोग कब इसमें कंसीडर करेंगे? जब डेड लोड हमारा ओवरटर्निंग सेफ्टी स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग का कंडीशन रखता हो तो उस समय 0.9 देंगे, अदरवाइज 1.5 का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर ये दिया हुआ है कि डेड लोड है 100, लाइव लोड है 50, विंड लोड है 70 एंड अर्थक्वेक लोड है 200। ठीक है, इस केस में पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से यूज किसको करना है। तो देखिए, एक का दिया है 70, एक का दिया हुआ है 200। तो आपने क्या बताया कि किसी एक का यूज करना है। किसका यूज करेंगे? जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अर्थक्वेक लोड का यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करेंगे, जबकि विंड लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या। पहला कॉम्बिनेशन डेड लोड और लाइव लोड का। तो देखिए, डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन में क्या था, यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ भी 1.5 का मल्टीप्लाई है। तो डेड लोड के साथ भी 1.5 एंड लाइव लोड के साथ भी 1.5। तो देखिए, यहाँ पर 100 के साथ में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 50 के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि डेड लोड 100 है और लाइव लोड क्या है, 50 है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो आया मेरे पास 225 किलो न्यूटन मीटर ही आया। सिमिलर दूसरा हमने कंडीशन लगाया, दूसरा तो डेड लोड और अर्थक्वेक लिए, क्योंकि विंड लोड का वैल्यू कम था। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज किए तो हमारे पास आया 450 किलो न्यूटन मीटर का। तीसरा कॉम्बिनेशन यूज किए किसका, डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है और अर्थक्वेक लोड। तो इसमें हम लोग जो यूज किए 1.2 सभी में मल्टीप्लाई किए और सबको ऐड किए तो आया 420 किलो न्यूटन मीटर का। अब देखिए, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका है? एक 225 आ रहा है, 450 आया, ठीक है, 420 आया। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 450 का। 450 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जहाँ ये सब लोड लग रहा है उसके लिए डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई कितनी? 450 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, वहाँ पर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 450 किलो न्यूटन मीटर का वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन लोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। डिज़ाइन लोड के मैं बारे में फिर से बता दूं कि डिज़ाइन लोड वह लोड होता है जो कि स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल होता है, और स्ट्रक्चर पर टोटल 5 तरह के लोड एप्लीकेबल होते हैं: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। इसमें से हम लोग जो भी कंडीशन है कॉम्बिनेशन करने का लोड का, यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये डाटा याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर पूछा तो ये डाटा आपको दिया नहीं रहेगा, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू मैक्सिमम आती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर दिखाया, और वही हमारा क्या होता है? डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होता है। ये कुछ वैल्यू है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अप्लाई करते हैं कि कंक्रीट पर जो है कंक्रीट पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो मटेरियल के केस में आता है 2.2 का और लोड के केस में आता है 1.5 का। दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है इसको, दिया जाता है 3.3 का। लेकिन जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में हमारा टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर देखने को मिलता है 1.725 का। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका ज़्यादा होगा, कंक्रीट का कि स्टील का। तो देखिए, स्टील का हमेशा ही से ही कम होता है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता रखा था कि इस पर क्वालिटी कंट्रोल पे कमांड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में कम लिया जाता है। तो कंक्रीट के केस में ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आ जाता है कितना? 3.33 एंड इसके केस में स्टील के केस में इसकी वैल्यू आ जाती है 1.725। तो कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा ओवरऑल हमारा कंक्रीट ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टील में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में हम लोग डिज़ाइन लोड और डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में देखें कि स्ट्रक्चर पर कैसे एप्लीकेबल होता है डिज़ाइन लोड और डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है सबको कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी को कहीं को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे ज़रूर उसको सॉल्व करने का। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।